नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात जवाल शनिवार को उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा से टकरा सकता है। ऐसे में नुकसान के खतरे को देखते हुए नौसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बचाव कार्य में तैनात किया गया है। आईएमडी ने बताया कि जवाल शुक्रवार को दोपहर तक चक्रवात में तब्दील हो गया। चक्रवात से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे लगे दक्षिणी तटीय ओडिशा में आज शनिवार को बारिश की तीव्रता बढ़ने के आसार हैं। ओडिशा के पुरी में भी चक्रवात जवाल पहुंचने की संभावना है। इसके चलते मछुआरों को समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। पुरी में इस समय तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। चक्रवात जवाल के खतरे को देखते हुए 150 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को देहरादून आ रहे हैं और यहां एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रैली स्थल परेड ग्राउंड पहुंच रहे हैं, जहां वह विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित की जाने वाली बड़ी परियोजनाओं में 120 मेगावाट की 82 पन बिजली परियोजना और 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना का राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर देवप्रयाग तथा श्रीकोट के बीच 38 किलोमीटर लंबा हिस्सा शामिल है। इसके अलावा वह ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रह्मपुरी और कोडियाल के बीच 33 किलोमीटर के हिस्से का भी उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं का लोकार्पण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और बद्रीनाथ के लिए 220 करोड़ रुपए के आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली देहरादून और एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी वर्तमान 248 किलोमीटर से घटकर 180 किलोमीटर तक रह जाएगी। प्रधानमंत्री की रैली के लिए भाजपा ने 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में दहशत का माहौल है। इस बीच हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के साथ लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से लड़ने का अनुभव भी है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि कोरोना की पिछली 2 लहरों में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक काम किया था। और इसके अलावा विज ने कहा कि राज्य में पीएसए ऑक्सीजन के लगभग 90 प्लांटों को स्थापित किया गया है और इन्हें संचालित करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसी प्रकार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंस की आवश्यकता होती है और इसका पता लगाने के लिए रॉकफेलर संस्था ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को एक मशीन निःशुल्क प्रदान की है। इसको संचालित करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मशीन के मार्फत जीनोम सीक्वेंस का काम होना शुरू हो गया और इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उनके द्वारा राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को वायरलेस मैसेज करके आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। यदि कोई नियमों जैसे कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का उल्लंघन करता है तो उसका चालान काटा जाए और काटे गए चालान की रिपोर्ट उसकी प्रस्तुत की जाए। स्वास्थ्य मंत्री विज ने यह भी कहा कि 100 बिस्तर से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स को संचालित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास वेंटिलेटर हैं, परंतु कहीं ना कहीं मैन पावर की दिक्कत है, जिसे रीएडजस्ट करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। किसान आंदोलन की भावी रूपरेखा कार्य योजना तय करने के लिए आज शनिवार को सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक बुलाई गई है। किसान नेताओं ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति गठन के वास्ते केंद्र को 5 नाम भेजे जाएं या नहीं, इस पर कोई भी फैसला इस बैठक में किया जाएगा, क्योंकि उन्हें सरकार से कोई औपचारिक संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इस बैठक में प्रदर्शनकारी किसानों की लंबित मांगों पर चर्चा होगी, जिसमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, किसानों पर दर्ज मामलों की वापसी या आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा आदि शामिल हैं। केंद्र ने एमएसपी व अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए मंगलवार को एसकेएम से 5 नाम मांगे थे। हालांकि बाद में एसकेएम ने एक बयान में कहा था कि उनके नेताओं को केंद्र से इस मुद्दे पर फोन आए थे, लेकिन कोई औपचारिक संदेश नहीं मिला है। केंद्र 3 कृषि कानून तो वापस ले चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और किसान नेताओं के बीच बीती रात को किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे और शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजे समेत तमाम मसलों को लेकर हुए 2.25 घंटे की मीटिंग बेनतीजा रही। शाम 5:30 बजे शुरू हुई मीटिंग रात 8:15 बजे तक चलती रही, लेकिन दोनों पक्षों के बीच किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर बात नहीं बन सकी। मीटिंग के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सरकार से उनकी मांगों पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हरियाणा सरकार ने उनके मुद्दों पर दोबारा मीटिंग के लिए कोई न्योता नहीं दिया है। मीटिंग में सरकार का रुख ना तो बहुत ज्यादा नरम और ना ही बहुत ज्यादा सख्त था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बातचीत बेनतीजा रही।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार ने ऐलान किया है कि विदेश से आने वाले हर यात्री का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इस बाबत सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि इसको लेकर तय प्रोटोकॉल है और इसकी पालना की जा रही है। सीएम ने ये भी कहा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर खासकर स्कूलों में कोरोना के मामले आना चिंता का विषय है। राज्य सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज को लेकर सीएम ने कहा है कि 53,70,000 लोगों को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य आज 4 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि हिमाचल में कोरोना के नए वेरिएंट को कोई मामला नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की भीड़ ना उमड़े, इसके लिए ऐसे मरीजों का उपचार जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ही होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की दूसरी डोज लगाने के बाद जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके सैंपल भी जांच के लिए दिल्ली भेजे जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसके कारण अभी तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा कि अभी भी ओमिक्रॉन से संबंधित मौतों का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन नया वेरिएंट अगले कुछ महीनों में यूरोप के आधे से ज्यादा कोविड मामलों का कारण बन सकता है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि यह निर्धारित करने में हफ्ते लग सकते हैं कि वेरिएंट कितना संक्रामक है, क्या यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है और इसके खिलाफ कितने प्रभावी उपचार और टीके हैं। बता दें कि हाल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने वेरिएंट के स्थानीय रूप से प्रसारित मामलों की पुष्टि की है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में इसके कारण कोविड-19 के मामलों में तेजी आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर बीएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह जैसलमेर पहुंच रहे हैं, जहां वो सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहीं कल वो बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर परेड की सलामी लेंगे। साथ ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत करेंगे। सीमा सुरक्षा बल की क्षमताओं को गृह मंत्री को दर्शाया जाएगा और इस कार्यक्रम में जवानों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल की महिलाएं भी परेड और डेयर डेविल यानी कि मोटरसाइकिल राइड हथियारों के साथ हैंडलिंग में भाग ले रही हैं। सीमा सुरक्षा बल की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक बीएसएफ पहली बार अपना 57वां स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर राजस्थान के सीमावर्ती जिला जैसलमेर शहर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कल आयोजित करेगा। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी व सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह दोपहर 3 बजे जैसलमेर में तनोटराय माता मंदिर के दर्शन करेंगे। शाम 4:15 पर रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे और शाम 6:30 पर रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट जैसलमेर में सैनिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर जवानों के साथ खाना और बातचीत भी होगी। नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सिद्धू को कांग्रेस में शामिल करने के बाद मानसा से संबंधित कांग्रेस वर्करों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेसी वर्करों ने मानसा में भारी मात्रा में इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सिद्धू मूसेवाला को मानसा से टिकट नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो वे बगावत पर उतर आएंगे। सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस में शामिल करने के बाद कुछ वर्करों में नाराजगी पाई जा रही है। कांग्रेस में बगावती सुर उठने लगे हैं। उन्हें कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा है कि मूसेवाला को किसी भी हाल में टिकट नहीं मिलनी चाहिए। यदि मूसेवाला को मानसा से टिकट दी गई तो वे इसके खिलाफ खुली बगावत करेंगे। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के गांव भूंदड़ में हुए डेरा समर्थक के कत्ल के बाद गांव भूंदड़ में काफी तादाद में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। डेरा समर्थक के कत्ल के बाद मुक्तसर साहिब के एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें कि बीते दिन मुक्तसर साहिब में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने चरणदास नामक डेरा समर्थक का कत्ल कर दिया, जो कि बेअदबी मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले दबथुआ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी 7 दिसंबर को संयुक्त रैली करने वाले हैं। इस रैली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वैसे दोनों दलों ने अभी तक गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। खबर है कि दोनों पार्टियों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर मंथन चल रहा है। सूत्रों ने हालांकि बताया कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि अगर आगामी 1-2 दिन में सपा और एलडी गठबंधन की घोषणा नहीं हो पाई तो 7 दिसंबर को दबथुआ में ही दोनों बड़े नेता गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि यूपी में लंबे समय के बाद सपा और रालोद की संयुक्त रैली होने जा रही है। सपा नेताओं के अनुसार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अखिलेश और जयंत की पहली संयुक्त रैली को लेकर अब दोनों दलों के नेता मिलकर काम कर रहे हैं। लगातार दोनों दलों की बैठकें हो रही हैं।
जनता के बीच जाकर रैली का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं संयुक्त रैली को लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम आज शनिवार से मेरठ में डेरा डालने जा रहे हैं। तिहरी हत्याकांड ने शुक्रवार को कानपुर को दहला दिया। रमा मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुशील कुमार ने कल्याणपुर क्षेत्र के डिविनिटी अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में अपनी पत्नी व 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद डॉक्टर के कमरे से पुलिस ने कई पन्नों का नोट बरामद किया है। नोट में लिखा था कि कोविड रिलेटेड डिप्रेशन फोबिया, अब और कोविड नहीं, ये कोविड अब सबको मार डालेगा, अब लाशें नहीं गिनी है, ओमिक्रॉन। डॉक्टर सुशील कुमार के फ्लैट से बरामद डायरी में लिखे गए कई पेज के नोट में कुछ इसी तरह की बातें लिखी हुई हैं। पुलिस ने नोट को कब्जे में ले लिया है। इससे पुलिस दावा कर रही है कि डॉक्टर सुशील बहुत अधिक डिप्रेशन में थे और वह कोविड बीमारी से तनाव में इस कदर थे कि उनको लगता था कि अब जीवन नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। नोट में जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, उससे आशंका की वे तीनों को मारकर खुद आत्महत्या करने के प्रयास में हैं। सुशील की तलाश में फिलहाल पुलिस टीमें अब संभावित क्षेत्रों में दबिश दे रही हैं। हालांकि अपने भाई को मैसेज करने के बाद से ही उसने मोबाइल बंद कर दिया, जिससे उसकी लोकेशन की ट्रेस नहीं की जा सकती। दिवाली के बाद से बिगड़े दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा की गुणवत्ता में गुरुवार को बारिश के बाद चली हवाओं की वजह से मामूली सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है और इसी वजह से सांस लेना मुश्किल है। शनिवार की सुबह दिल्ली के नरेला में AIQ 431 दर्ज किया, जो कि दिल्ली NCR में सबसे अधिक है, जबकि दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में भी जहरीली हवा का असर कम हुआ है, लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR के लोगों को इस वीकेंड पर भी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि शनिवार और रविवार को हवाएं धीमी रहेंगी, जिसकी वजह से प्रदूषण में इजाफा हो सकता है। दरअसल शनिवार की सुबह दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 300 से नीचे बना हुआ है, जो कि शुक्रवार के मुकाबले कम है। हालांकि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में AQI आज 553 है, और जबकि पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण की जबरदस्त मार झेल रहे फरीदाबाद में AQI 300 से नीचे है। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली के स्कूल कॉलेज एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर से भी पर्यावरण विभाग ने अगले आदेश तक सारे स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और इस दौरान कोर्ट से केंद्र के साथ दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगी है। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा अब अमेरिका में ट्रेनिंग करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने नीरज को अमेरिका जाकर अभ्यास करने के अत्यावश्यक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में 90 दिन का अभ्यास करने की अनुमति मांगी थी। नीरज चोपड़ा 2022 के व्यस्त सत्र से पहले प्रतियोगिताओं से इतर अमेरिका में 90 दिन का अभ्यास करना चाहते थे। उनका यह प्रस्ताव भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जरिए आया था, और जिसमें कुछ घंटों में ही मंजूरी दे दी गई और भाला फेंक एथलीट रविवार को रवाना हो सकेंगे। टॉप्स योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित चूला विस्टा एलीट एथलीट ट्रेनिंग सेंटर में उनके अभ्यास के 38 लाख रुपए के खर्चे को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी हिमपात होने से जहां पहाड़ों में लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, वहीं निचले इलाकों में भी पारा गिर गया है और कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी होनी शुरू हो गई है। नीति वैली के साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम और इनके ट्रैक्स पर बर्फ गिरने की खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि केदारनाथ में तो इतनी बर्फबारी हो रही है कि वहां चल रहे विकास और निर्माण कार्य रोकने पड़ गए। इसी तरह बद्रीनाथ में भी मास्टर प्लान के तहत जो काम चल रहे थे उन्हें फिलहाल बंद कर दिया जा रहा है। पिथौरागढ़ और चमोली जिले के पहाड़ी इलाकों और पहाड़ों पर पिछले 2 दिनों से चल रही लगातार बर्फबारी के कारण नीति वैली में ऋषिगंगा नदी की धाराओं और झरनों में कैसे पानी के जमने की स्थिति बन चुकी है। बद्रीनाथ धाम के साथ ही श्री हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी बर्फबारी का दौर जारी है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।